नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की इस क्लास में वनस्पति विज्ञान को कंप्लीट कराया जाएगा। कल की क्लास में आपको जंतु विज्ञान कंप्लीट करा दिया जाएगा और इस प्रकार जो सामान्य विज्ञान का सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं उनको बताना चाहते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो पेट 2022 के लिए सिलेबस जारी किया गया है उसके अनुरूप आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय इतिहास और भूगोल का सेक्शन कंप्लीट कराया जा चुका है। विज्ञान के सेक्शन में भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है पेट 2022 के नाम से, आप उसको फॉलो करके इन सभी पोर्शन को कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ आपके सिलेबस में उत्तर प्रदेश स्पेशल भी दिया गया है। इसके लिए घटना चक्र का तथ्यसार 2022 कंप्लीट कराया जा चुका है, उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से उसको फॉलो कर लें। करंट अफेयर्स का पोर्शन घटना चक्र और घटना सार दोनों से कंप्लीट कराया जा चुका है, आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उससे वहां पर आप कंप्लीट कर लें। जिन लोगों को वीडियो री एग्जाम देना है उनके लिए भी ये श्रृंखला काफी महत्वपूर्ण है और इस श्रृंखला से उनके जो सामान्य ज्ञान का जो पोर्शन है वो निश्चित तौर पर कंप्लीट हो जाएगा, उनके लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जुड़ जाएं। वहां पर भी पिक्स की श्रृंखला पर डे चलाई जा रही है। जो पर डे पिक्स दिए जा रहे हैं उसको आप 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाएं ताकि जब परीक्षा हो तो उसके पहले आपका वो भी पोर्शन कंप्लीट हो जाए जो अधिकतर परीक्षार्थियों के द्वारा गलत किए जाते हैं। इसलिए वहां पर टारगेट पिक्स दिए जा रहे हैं ताकि वो पोर्शन भी आपका गलत ना हो और आपके अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं वनस्पति विज्ञान। इसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि श्वसन मूल किन प्रकार के पादपों में पाए जाते हैं। तो आपका जवाब होगा जलोद्भिद और लवण मृदोद्भिद, इन दोनों प्रकार के पादपों में श्वसन मूल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आलू में अच्छियां किस लिए मदद करती हैं। तो याद रखिएगा आलू में अच्छियां कायिक प्रवर्धन में मदद करती हैं। और यदि पूछा जाए कि कलम क्या होता है तो किसी पौधे की एक शाखा, उसको क्या कहते हैं, कलम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आत्पोद्भिद क्या होता है, यानी उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेलियोफाइट्स। तो आपका जवाब क्या होगा, वे पादप जो केवल सूर्य के प्रकाश में भली भांति विकसित होते हैं उनको क्या कहते हैं, आत्पोद्भिद यानी हेलियोफाइट्स कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि राइजोबियम क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा, राइजोबियम एक प्रकार का सहजीवी जीवाणु है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जा सकता है। याद रखिएगा ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, अब ये पूछ रहा है कि आपने ये बता दिया कि कोशिका भित्ति के आधार पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर किया जा सकता है, तो अब ये बताइए कि कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल उपस्थित होता है। और याद रखिएगा कि जंतु कोशिका में यह उपस्थित नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि परागकोश क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा, परागकोश पुष्प का वह भाग है जो परागकण पैदा करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अधिक पैदावार करने वाले पौधे किस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो आपका जवाब होगा, अधिक पैदावार करने वाले पौधे संकरण विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि किस प्रकार के पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा ईख अर्थात गन्ना, इसके पौधे प्रायः कायिक प्रवर्धन द्वारा संवर्धित किए जाते हैं और याद रखिएगा इससे आनुवांशिक जो गुणवत्ता है वो बनाए रखना संभव होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। तो याद रखिएगा टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि पौधे की किस क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। तो याद रखिएगा पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है और पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसका मुख्य कारक क्या है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल मुख्य कारक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश किस में सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित विशिष्ट तरंग दैर्ध्य के दृश्य प्रकाश सहायता करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पौधे जो हरे पौधे होते हैं मुख्यतः किस रंग में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो याद रखिएगा हरे पौधे मुख्यतः लाल और नीले रंग में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रंध्र क्या होता है, यानी स्टोमेटा क्या चीज होता है। तो आपका जवाब क्या होगा कि पौधों में जो पत्ती के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्र यानी जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हीं को रंध्र या इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं।
और पत्तों में ये इनकी संख्या अगर बात करेंगे तो ये असंख्य रंध्र पाए जाते हैं। यानी जो पौधों की पत्तियां होती हैं उन पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको कहा जाता है रंध्र यानी स्टोमेटा। अब प्रश्न उठता है कि रंध्र का कार्य क्या है। तो अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि रंध्र का कार्य क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन और गैसीय विनिमय, ये रंध्र का कार्य है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के द्वारा हरे भागों अर्थात पत्ती में सूर्य के प्रकाश, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हमें पत्तियां हरी क्यों दिखाई देती हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, जब श्वेत प्रकाश पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तब यह हरे रंग को छोड़कर अन्य सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है तथा केवल हरे रंग को ही ये परावर्तित करता है, और जिस रंग को परावर्तित करेगा वही रंग हमको वहां पे उसका दिखाई देता है। यही कारण है कि हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। और एक बात और याद रखिएगा, पौधों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती हैं और जो विशेष स्थानों पर उपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पादप द्वारा बड़ी मात्रा में किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो याद रखिएगा, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में जो अपेक्षित तत्व होता है वो है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रमुख उर्वरक के तौर पर किसका प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा, कंपोस्ट की अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण प्रमुख उर्वरक के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ड्रोसेरा क्या है। तो आपका जवाब क्या होगा, ड्रोसेरा एक कीटहारी पादप है अर्थात मांसाहारी पादप है। क्या नाम है, ड्रोसेरा। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसका अंकुरण बिना प्रकाश के संभव है। तो याद रखिएगा, बीज का अंकुरण बिना प्रकाश के भी संभव है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस पौधे के पुष्प में धागे जैसी महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, क्रोकस पौधे के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस पौधे के, क्रोकस पौधे के पुष्प में। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि स्त्री केसर और पुंकेसर क्या होता है। तो आपका जवाब होगा कि जो पुष्प का पुरुष वाला हिस्सा है यानी मेल पार्ट है उसको पुंकेसर, और स्त्री वाले पार्ट को यानी फीमेल पार्ट को स्त्री केसर कहा जाता है। अब ये पूछा जा रहा है कि तंतु और परागकोश उपस्थित रहता है किसमें। तो याद रखिएगा, पुंकेसर में तंतु और परागकोश उपस्थित होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस पौधे का नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में उसको उगाया जाता है। तो याद रखिएगा, यूट्रिकुलेरिया का जो पौधा है इसको नाइट्रोजन की कमी वाले मृदा में उगाया जाता है। क्या नाम है पौधे का, यूट्रिकुलेरिया। अगला प्रश्न देखिए, कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों के भक्षण करने वाले जो पौधे होते हैं उनको कीटभक्षी पौधे कहते हैं। इसका उदाहरण तो याद रखिएगा, यूट्रिकुलेरिया जो है ये कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, अभी आपने ऊपर जब प्रश्न पढ़ा था तो आपने क्या देखा था कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे किसकी उपस्थिति में करते हैं। यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है इसमें कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आपका जवाब क्या होगा, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पौधे किस क्रिया में संचित ऊर्जा मुक्त करते हैं। तो याद रखिएगा, पौधे श्वसन की क्रिया में संचित ऊर्जा मुक्त करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। तो आपका जवाब क्या होगा, बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मेल्बिडिनम, निकेल और जस्ता यानी जिसको जिंक कहते हैं, ये पौधे के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और यदि ये पूछा जाए कि पौधे के लिए दीर्घ पोषक तत्व कौन से हैं, तो आपका जवाब होगा कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यहां से एक प्रश्न निश्चित तौर पर बनता है। अगला देखिए, पूछ रहा है कि उपापचय की क्रिया क्या है। तो याद रखिएगा, जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना ही उसका उपापचय की क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस धातु का बड़े शहरों की वायु में अधिक प्रभाव रहता है। तो याद रखिएगा, जो सीसा धातु है ये बड़े शहरों की वायु में अधिक इसको प्रभावित करती है, यानी ये प्रदूषण का मुख्य कारक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में प्राप्त ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो आपका जवाब होगा सूर्य। इसमें केवल 1% से 3% पादपों द्वारा प्रयुक्त होता है, जिससे ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है किस प्रकार की ऊर्जा के प्रयोग में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तो आपका जवाब क्या होगा,
सौर ऊर्जा जो होती है इसके उपयोग में प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। याद रखिएगा, यदि ये पूछा जाए कि रबर को जलाने में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो याद रखिएगा रबर के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। और यदि ये पूछा जाए कि पेट्रोल के जलने पर, तो याद रखिएगा पेट्रोल के जलने पर CO2, CO और SO2 ये गैस उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि प्रवाल क्या है। तो जो चूना पत्थर के ढांचे का निर्माण करने वाले जो महत्वपूर्ण समुद्री जीव हैं, ये क्या है? प्रवाल हैं, जो लाखों करोड़ों संख्या में एक समूह में रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि वृक्षवासी और उभयचर क्या होते हैं। तो याद रखिएगा वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को वृक्षवासी कहते हैं, और जो जीव जल और थल दोनों जगह पर रहते हैं उनको उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जलचर और नभचर क्या होते हैं। तो जो जल में निवास करते हैं उनको जलचर, जो आकाश में उड़ने वाले जीव हैं उनको क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो याद रखिएगा जीवाश्म और सेल के आयु को निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो आपका जवाब क्या होगा कि किसी भी प्रदेश की जो विशिष्ट वनस्पति है उनका वितरण मुख्य रूप से वहां की मिट्टी, वर्षा और तापमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लौंग का वनस्पतिक नाम क्या है। तो याद रखिएगा लौंग का वानस्पतिक नाम क्या है? सीजियम एरोमेटिकम। क्या नाम है? सीजियम एरोमेटिकम। ये लौंग का वनस्पति नाम है जो पौधे के पुष्पकली भाग से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि सबसे छोटा पुष्पी पौधा कौन सा है। तो वुल्फिया। क्या नाम है? वुल्फिया जो है ये सबसे छोटा पुष्पी पौधा है। और यदि ये पूछा जाए कि इसे किस और नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसे सामान्यतः वाटर मील या डकविड के नाम से जाना जाता है, और ये जली पौधा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हमें मॉर्फिन कैसे प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा अफीम के पौधे के फल आवरण अर्थात कैप्सूल से हमें मॉर्फिन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि एक छोटा सदाबहार पौधा कौन सा है। तो याद रखिएगा दालचीनी एक छोटा सदाबहार पौधा है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो 10 से 15 मीटर ये ऊंचा होता है, और इसकी छाल मसाले की तरह प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो याद रखिएगा तटीय रेडवुड जो होता है ये विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कुनैन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा कुनैन को सिनकोना नामक पादप से प्राप्त किया जाता है, और इस पेड़ के तने या शाखाओं की जो छाल है ये इससे प्राप्त होता है। कौन? कुनैन। अगला प्रश्न देखिए, यानी कि जो सिनकोना के पौधों की जो या जो उनके तने हैं उनकी शाखाओं की जो छाल है उससे हमको कुनैन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कुनैन का प्रयोग किस लिए होता है। तो याद रखिएगा कुनैन को मलेरिया के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जो बंद गोभी होती है इसका जो खाद्य अंश होता है ये क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा बंद गोभी का जो खाद्य अंश है ये कायिक कलिका के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फूल गोभी के पौधे का उपयोग भाग किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा फूल गोभी के उपयोग का जो भाग है उसको ताजा पुष्प समूह कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पत्ता गोभी में खाद्य पदार्थ का संग्रह पत्तियों में होता है, और इन पत्तियों में कौन से विटामिन होते हैं। तो याद रखिएगा पत्ता गोभी की जो पत्तियां होती हैं उसमें विटामिन के और विटामिन सी ये अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि गाजर में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो याद रखिएगा गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि आरोही जड़ के उदाहरण क्या है। तो याद रखिएगा पान की लता में बनने वाली जड़ आरोही जड़ होती है, यानी क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कौन सी जड़ें पर्व संधियों से निकलकर किसी आधार से चिपक जाती हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। तो आपका जवाब होगा अपस्थानिक जड़ें पर्व संधियों से निकलकर किसी आधार से चिपक जाती हैं और पौधों को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि परासरण क्या होता है, ये ऑस्मोसिस की क्रिया क्या होती है। तो आपका जवाब क्या होगा? पादपों में मूल रोम द्वारा जल और खनिज लवण को परासरण की क्रिया द्वारा ही अवशोषित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मूल रोम पौधों में कहां पाए जाते हैं। तो आपका जवाब क्या होगा? मूल रोम पौधों में की जो जड़ें होती हैं उसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मूल रोम पौधों की जड़ों के
किस ऊतक से निकलते हैं? तो याद रखिएगा मूल रूम पौधों की जड़ों के बाह्य त्वचा ऊतकों से निकलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बांस को किस श्रेणी में ला दिया गया है? तो याद रखिएगा बांस एक अत्यंत उपयोगी घास है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, ये घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है। यानी बांस किस श्रेणी में है? घास की श्रेणी में, और ये सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है किसका? घास का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि टमाटर, लाल मिर्च, तरबूज में जो गहरा लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा टमाटर, लाल मिर्च और तरबूज का गहरा रंग, जो गहरा लाल रंग है, ये लाइकोपीन के कारण होता है, जो कि एक क्या है? कैरोटीनॉइड है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि पौधों की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा क्रिस्मोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि को मापने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आपका जवाब होगा क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार 20वीं शताब्दी में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है सैक्रीन क्या है? तो याद रखिएगा सैक्रीन एक कृत्रिम मीठा पदार्थ है जिसमें उपस्थित जो मुख्य पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? बेंजोइक सल्फाइलिमीन। इससे कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। और यदि ये पूछा जाए कि थीन और कैफीन ये किस में पाए जाते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? चाय की पत्तियों में थीन और कैफीन पाया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि कैफीन कहां से प्राप्त होता है? कॉफी और चाय से। और यदि ये पूछा जाए कि पिपेरिन कहां से प्राप्त होता है, तब आपका जवाब होगा काली मिर्च से पिपेरिन प्राप्त होता है। यानी तंबाकू से निकोटीन, चाय की पत्ती से थीन और कैफीन, और यदि पूछा जाए कि चाय और कॉफी दोनों से, तो कैफीन प्राप्त होता है, काली मिर्च से पिपेरिन प्राप्त होता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैरोलस लीनियस प्रणाली क्या है? तो याद रखिएगा वर्गीकरण की ये जो कैरोलस लीनियस प्रणाली है ये द्विपद है। और इसमें एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण के विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तब आपका जवाब होगा कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लाख का श्रावण किस मृदा कीट के द्वारा होता है? तब आपका जवाब होगा लाख का श्रावण सुर्ख रंग की मृदा कीट लेसिफर लक्का के द्वारा किया जाता है। क्या नाम है? लेसिफर लक्का। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पके हुए अंगूर में क्या होता है? तो याद रखिएगा पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होता है। और यदि किसी उस पर्टिकुलर ग्लूकोज की बात की जाए तो मुख्य रूप से डी ग्लूकोज होता है जिसको डेक्सट्रोज कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा, ये कैसा शुगर है? तो याद रखिएगा ये मोनोसैकेराइड शुगर है जिससे ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि फल शर्करा किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा फ्रक्टोज को फल शर्करा कहा जाता है। और याद रखिएगा जो प्रायः मीठे फल होते हैं उसमें फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है। ये मीठे स्वाद का प्रमुख कारण है फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होना। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि लिवर सिरोसिस क्या है? तो याद रखिएगा लिवर सिरोसिस यकृत की एक गंभीर बीमारी है। और एक बात और आप याद रखेंगे कि लिवर सिरोसिस में यकृत कोशिकाएं बड़े पैमाने पर नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर फाइबर तंतुओं का निर्माण हो जाता है। अब ये पूछा जाए कि लिवर सिरोसिस के होने का मुख्य कारण क्या है? तो जो लोग शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं उनको लिवर सिरोसिस होने का ज्यादा चांस है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि चाय में जो कैफीन होता है इसका महत्वपूर्ण क्या कार्य होता है? तो याद रखिएगा जो चाय में कैफीन है ये एक उद्दीपक की तरह कार्य करता है जो कि व्यक्ति को तरोताजा रखने में मदद होती है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वर्मी कंपोस्टिंग ये किसके द्वारा और ये कैसी प्रक्रिया है? तो याद रखिएगा वर्मी कंपोस्टिंग कृमि द्वारा की जाती है और ये एक प्रक्रिया है जिसमें कृमि द्वारा जैव खाद बनाया जाता है। और एक बात और याद रखेंगे कि जैव उर्वरक यानी जीवित सजीव यानी सूक्ष्म जीवों से ये युक्त पदार्थ होता है। ये जो जैव उर्वरक है ये जीवित सूक्ष्म से युक्त पदार्थ होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि जैव उर्वरक किस प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करता है? तो याद रखिएगा जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रमुख जैव उर्वरक के नाम बताइए तब आप कहेंगे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, नीलहरित शैवाल ये प्रमुख जैव उर्वरक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि ह्यूमस किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मृदा में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को सामूहिक रूप से ह्यूमस अर्थात खाद्य मृदा या खाद्य मिट्टी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कुकुरमुत्ता क्या है यानी मशरूम? तब आपका जवाब होगा ये एक प्रकार का कवक होता है। यानी कुकुरमुत्ता क्या है यानी मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है। अगला प्रश्न देखिए,
पूछा जा रहा है कि जो मशरूम की खेती है ये किसके लिए लाभकारी है, तो याद रखिएगा मशरूम की खेती आर्थिक दृष्टिकोण से लाभकारी तो है ही है, इसके अतिरिक्त बायोगैस उत्पादन, कृषि अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और कैंसर के निवारण के लिए भी इसका उपयोग है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि रबड़ से रॉल को अलग करने से के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा रबड़ से रॉल को अलग करने के लिए एसीटोन रसायन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस पौधे के सभी भाग औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तब आपका जवाब क्या होगा, तुलसी का पौधा का जो सभी भाग है ये औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है और याद रखिएगा ये शाक की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है शाकीय भारतीय डॉक्टर किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा तुलसी को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि कोयला क्या है, तो याद रखिएगा कोयला एक जैव सेल है, ये जानवरों के मलबे पौधों के जमीन में दब जाने के हजारों साल के बाद इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट का उपयोग किस में होता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट के किण्वन में खमीर अर्थात ईस्ट का उपयोग होने से ये अल्कोहल उद्योग में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि दाद अर्थात रिंग वर्म ये कैसी बीमारी है और किससे होती है, तो याद रखिएगा दाद अर्थात रिंग वर्म ये कवक अर्थात फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विनाइट्रीकरण प्रक्रिया क्या है। विनाइट्रीकरण प्रक्रिया का मतलब है कि नाइट्रोजन का वायुमंडल में छोड़ा जाना, और ये किसके विघटन से होता है, तो याद रखिएगा नाइट्रेट्स का नाइट्रोजन गैस में विघटन ही विनाइट्रीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में करने से पौधे में किसकी कमी दूर हो जाती है, तब आपका जवाब होगा फास्फोरस की कमी पौधे से दूर हो सकती है यदि हड्डी का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाए। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि बीज के अंकुरण के लिए किसका होना आवश्यक है, तब आपका जवाब होगा बीज के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, नमी और उपयुक्त तापक्रम का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि मूंगफली का पौधा कैसा है, तो याद रखिएगा मूंगफली का पौधा फल भूमि की तरह नीचे पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि विकास वलय यानी ग्रोथ रिंग क्या होती है, तो याद रखिएगा किसी भी वृक्ष की आयु का जो निर्धारण है वो इसी विकास वलय यानी ग्रोथ रिंग के आधार पर किया जाता है। यानी किसी वृक्ष के जो आयु का निर्धारण है वो किस आधार पर होता है, विकास वलय अर्थात ग्रोथ रिंग के आधार पर होता है, यानी वलयों की संख्या गिनकर किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि पौधों में जो रस का आरोहण होता है यानी जो रस ऊपर जाता है अर्थात जो जल ऊपर जाता है ये किसके माध्यम से, तो याद रखिएगा जाइलम के माध्यम से ऊपर जाता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि गेहूं कैसी जड़ वाला पौधा है, तो याद रखिएगा गेहूं झकड़ा अर्थात रेशेदार जड़ वाला पौधा है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है केशिकत्व की प्रक्रिया क्या होती है, तो याद रखिएगा पौधों में जड़ों के मार्ग से जो पानी पहुंचता है ये किसके द्वारा होता है, ये केशिकत्व की क्रिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है अदरक क्या है कैसा है, तो याद रखिएगा अदरक रूपांतरित तना होता है, या आप कह सकते हैं कि अदरक भूमिगत खाद्य तना होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि हल्दी कैसे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि समुद्री जो शैवाल होता है उसमें किसकी मात्रा प्रचुर होती है, तो याद रखिएगा समुद्री शैवाल में आयोडीन की प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मसालों की सौरभ और सुवास किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा मसालों की सौरभ और सुवास इसमें उपस्थित एरोमेटिक एमिनो अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजनीकरण क्या होता है, तो याद रखिएगा वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। कल आपने रसायन विज्ञान की क्लास में इसको डिटेल में देखा था। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अल्फा अल्फा कैसा पादप है, तो याद रखिएगा अल्फा अल्फा एक फेबिएसी कुल का पुष्पी पादप है, और एक बात और याद रखिएगा एशिया में यह ल्यूसर्न घास के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किसके प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, तो आपका जवाब होगा सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि हरे प्रकाश में लाल गुलाब कैसा दिखाई देगा, तो याद रखिएगा हरे प्रकाश में लाल गुलाब काला दिखाई देता है। वनस्पति विज्ञान का पोर्शन यहां पर कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में आपको जंतु विज्ञान कंप्लीट करा दिया जाएगा और इस प्रकार आपका जो सामान्य विज्ञान का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों को पेट के साथ साथ वीडियो री एग्जाम भी देना है ये सीरीज उनके लिए काफी लाभदायक होगी। आप प्रतिदिन जितनी भी क्लासेस मिल रही हैं आप उसको कंप्लीट करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप पर एक पिक्स की भी क्लासेस प्रारंभ की गई है, उसको भी आप फॉलो करते रहिए, वो भी आपके लिए लाभदायक है और इस प्रकार आपके पेट के साथ साथ वीडियो री एग्जाम की भी तैयारी हो जाएगी। आप अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।